आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। देखिए, आपका जो क्लास 10th का सोशल साइंस है, इसका 5 मॉडल सेट जारी हुआ है और आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और जो हमारा मॉडल सेट बच जाता है उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है। एक्चुअल में क्या है, अगर देखा जाए तो आपका जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो 40 क्वेश्चन आपका 40 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और क्या है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप का है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको एक ऑप्शन को चुनना है। जो आपको लगता है सही आप उसको सिलेक्ट करिए। ठीक है, और मान के चलिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक कुछ सामान्य निर्देश था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 1 को और देखते हैं जितने भी क्वेश्चंस है एक ही वीडियो में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो देखिए, जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी, तो ये हुआ था 1789। ठीक है, कब हुआ था, 1789। ये जो ऑप्शन नंबर घ है इसका सही आंसर होगा। बात क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ये किताब है, ठीक है, सामाजिक उपबंध जिसका नाम है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये जो किताब है इस किताब के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रूसो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये जो यंग इटली सोसाइटी है ये गुप्त संगठन था। ठीक है, और इसका जो स्थापना किया था कौन किया था, मेजिनी ने। ठीक है, देखिए एक्चुअल में इसका नाम कहीं कहीं पर जेयुसेपी मेत्सेनी लिखा रहता है। ठीक है, जेयुसेपी मेत्सेनी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर मेत्सेनी रहता है, कहीं कहीं पर मेजिनी रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा मेजिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। देखिए, ये जो इटली का एकीकरण का ये जो डेट है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन अगर आप अपने किताब को उठाकर देखेंगे, यानी कि एनसीईआरटी किताब को अगर उठाकर देखेंगे तो वहां पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 1870, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्लियर है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1870 को पूरा हुआ। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, शुल्क संघ जॉल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो ये जो जॉल्वेराइन है ना, इसका जो स्थापना किया था कौन सा देश किया था, एक्चुअल में देखा जाए तो इसका जो किया था कौन किया था, प्रसा किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बच्चा बच्चा जानता है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। आप सभी को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ये जो बुक है हिंद स्वराज, इसके जो लेखक है कौन है, महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी है। देखिए हो सके पूछ लिया जाएगा कि ये जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है कब लिखा गया था, इसको माने ये जो किताब है ये कब लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा 1909 में। ठीक है, 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा था। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। ये जो नारा है ये नारा किन्होंने दिया था, तो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। कौन दिया था, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। ठीक है, तो कैसर ए हिंद किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महात्मा गांधी को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्लियर है, ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। देखिए हमारे 4 ऑप्शन है, तो सीमांत गांधी किसे बोला जाता था, तो अब्दुल गफ्फार खान। किसको, अब्दुल गफ्फार खान। देखिए इसका और एक नाम है, ऐसे भी बोला जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान भी बोला जाता है। तो जो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान बोलिए या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान बोलिए।
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। ठीक है, तो दो ही संसाधन होता है उत्पत्ति के आधार पर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मेन रीजन है क्या है, अत्यधिक सिंचाई, यानी कि अधिक सिंचाई इसका मेन रीजन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। देखिए, अगर एक्चुअल में अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाए ना, तो जो राजस्थान होता है, राजस्थान में अधिकतर मात्रा में बालू पाया जाता है, तो आपको पता ही होगा, आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो काली मृदा ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्लियर है, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह क्या करता है, वनस्पति जात और प्राणी जात को ह्रास करता है। बात समझ में आया। और यहां पर आपको बताना है कि कौन मतलब सही कारण नहीं है, कौन सही नहीं है। बात समझ में आया। तो आप देखिए, समझिए, जैसे एक है आपका कृषि प्रसार, एक है आपका वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। देखिए, अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर घ का, तो अगर हम लोग अधिक से अधिक अगर उद्योग लगाएंगे, अधिक से अधिक अगर हम लोग शहर बसाएंगे, तो इससे क्या होगा, वनस्पति जात और प्राणी जात तो ह्रास होगा ही होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तो कारण है, ये सही कारण है, ये गलत कारण नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि कौन वाला सही कारण नहीं है। लेकिन ये तो सही कारण है सर, ये तो सही कारण है। आगे देखिए, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, अगर अत्यधिक अगर हम लोग पशु चराएंगे या फिर ईंधन के लिए लकड़ी अगर इकट्ठा करेंगे, तो इससे भी क्या होगा, वनस्पति जात और प्राणी जात ह्रास होगा। मतलब ये भी हमारा सही कारण है। ठीक है, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, देखिए अगर हम अधिकतर डेवलपमेंट कोई भी परियोजना लाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्ट्री लगाना पड़ेगा या फिर तरह तरह के बहुत चीज करना पड़ेगा, जिससे प्राणी जात और वनस्पति जात को ह्रास पहुंचेगा, मतलब क्षति पहुंचेगा। तो ये भी मतलब सही कारण है। लेकिन अगर मान के चलिए अगर हम लोग कृषि करते हैं, कृषि को बढ़ावा देते हैं, तो कृषि में ना तो वनस्पति जात को कुछ मतलब क्षति पहुंचेगा और ना ही प्राणी जात को कुछ क्षति पहुंचेगा। मतलब जो सही कारण नहीं है, कौन वाला सही कारण नहीं है, ये वाला जो ऊपर वाला है कृषि प्रसार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। देखिए बात को समझ लीजिए आप लोग। पहले यहां पर बोला कि कौन वाला सही कारण नहीं है, मतलब वह कौन सा कारण नहीं है जो प्राणी जात या फिर वनस्पति जात का ह्रास का कारण है। बात समझ में आया, ऐसा बोला जा रहा क्वेश्चन। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, इससे भी ह्रास पहुंचता है, इससे भी ह्रास होता है, इससे भी ह्रास होता है, लेकिन कृषि प्रसार से ह्रास नहीं होता है। मतलब ये क्या है, ये सही कारण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो जो बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना जो है इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 1973 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही है। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है, संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां या फिर इनमें से सभी। तो देखिए यहां पर ना इनमें से सभी यानी कि संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां और लुप्त जातियां सभी को रखा गया है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। देखिए यहां पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से आपका एक भी आंसर सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा। क्या होगा, खिलजी। खैर थोड़ा बहुत मिस प्रिंट रहता है, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब एक्चुअल में जो आपका मेन परीक्षा होगा ना फाइनल वाला, उसमें उतना मिस प्रिंट कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को आप समझिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है क्या है, ये आपका मतलब माइंड डेवलप का क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ा सोचना है माइंड में और बस आपको आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। देखिए आप बहुउद्देश्य नदी परियोजना पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि ये जो कौन सा ऑप्शन है जो बहुउद्देश्य नदी परियोजना के पक्ष में तर्क नहीं है। क्लियर है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है।
ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, एकदम बात सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे देना है कि कौन वाला होगा, आपको क्या लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। आगे क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। देखिए कोई भी देश जो होगा ना वह कब डेवलप करता है, कब विकास करता है। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। मतलब कोई भी देश जो है वो डेवलप जो करेगा उसको किस आधार पर हम लोग डिफाइन करेंगे या फिर निर्धारित करेंगे। देखिए जो प्रति व्यक्ति आय है ये भी तो मायने रखेगा। औसत साक्षरता दर मतलब सभी लोग क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, सभी लोग क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। अगर रोज मतलब डेली डेली बीमार पड़ेंगे तो इससे भी क्या होगा, डेवलपमेंट जो होगा वो तो नीचे चल जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे उपरोक्त सभी। इसका मतलब जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब प्रति व्यक्ति आय भी मायने रखता है, साक्षरता दर भी मायने रखता है और आपका स्वास्थ्य स्थिति भी मायने रखता है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर घ, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है कि मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। ठीक है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000, 7000 और 3000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है। देखिए यहां पर जो 3 परिवार है, एक परिवार का आय आपको दिया गया है 4000, एक का आपको दिया गया है 7000 और एक का आपको दिया गया है 3000। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे टोटल करेंगे तो 4 3 7 7 4 और 4 3 7 7 7 14, तो 14000 आ गया। यहाँ पर बात क्लियर है, 14000 आ गया। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय कितना है, 5000 रुपया। और कुल मिलाकर यहाँ पर कितने परिवार है, 4 परिवार है। तो 4 गुने अगर 5000 करते हैं यहाँ पर अगर हम लोग तो 4 5 20000, कितना हो जाएगा 20000। अब देखिए यहाँ पर तो 20000 आया हमारा। ठीक है, अब 20000 है टोटल और 3 परिवार का है 14000। तो जो चौथा परिवार होगा उसका कितना हो जाएगा, तो 20000 में अगर हम लोग 14000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6000 बचेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख यानी कि 6000। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। बात समझ आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पर 4 परिवार दिया गया है, एक परिवार का आया है 5000 तो 5 चौके 20000 और यहाँ पर देखिए 4 7 11, 11 और 3 14, इधर 14000 होता है 3 परिवार का। तो 20000 में अगर 14000 चल जाता तो 6000 बचेगा जो हमारे चौथे परिवार का आय होगा। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर या फिर उपरोक्त सभी। अभी मैंने आपको बताया उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय तीनों मान्य रहेगा। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है आपको और ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा शिशु मृत्यु दर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर कि वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। मतलब क्या हुआ, देखिए वनोत्पाद मतलब क्या हुआ, जो हमें वन से उत्पाद मिलता है। ठीक है, मतलब जो हमें वन से जो भी चीज प्राप्त होगा उसे हम लोग बोलेंगे वनोत्पाद। अब देखिए वन से जो भी चीज प्राप्त होता है वो हमारा किस में आता है, वो तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, यहाँ पर एक खाली स्थान है, कहलाते हैं। देखिए जो हमारे संगठित क्षेत्र होते हैं ना, ये क्या होते हैं, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। और आप सभी को पता होगा, देखिए मैंने संगठित क्षेत्र का संगठित क्षेत्र दोनों के बारे में पढ़ाया है। एक्चुअल में संगठित क्षेत्र में क्या होता है, जो भी मजदूर होते हैं उनका शोषण नहीं होता है, वो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, उनको बहुत सुख सुविधा मिलता है और सरकार जो नियम कानून जो भी बनाएंगे उसका अनुपालन करना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, संगठित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, बात को समझिए कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। ठीक है, रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर 4 भाई है। ठीक है, एक भाई जो रमेश है वो क्या करता है, खेत में काम करता है। क्लियर है, सुरेश जो है वह किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश जो है वह क्या है, एक टीचर है यानी कि एक शिक्षक है
और राकेश जो है वो क्या है, एक टैक्सी ड्राइवर है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन है जो क्या करते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। देखिए सेवा क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जो लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। अब अगर हम लोग एक एक करके बात करें, पहले अगर रमेश का बात करें तो देखिए रमेश यहाँ पर कोई सेवा नहीं दे रहा, बल्कि वो अपने खेत में काम कर रहा है। बात समझ में आया। सुरेश क्या है, अपना मतलब पेट चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो हर एक कोई, रमेश हो, सुरेश हो, नरेश हो या फिर राकेश हो, अपना घर परिवार चलाने के लिए तो काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सेवा प्रदान कर रहा है। देखिए घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, पेट चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन सेवा भी दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो नरेश है ये क्या कर रहा है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बच्चों को क्या दे रहा है, फ्री में मतलब हेल्प कर रहा है, सेवा दे रहा है। एक्चुअल में फ्री में नहीं, भले ये मतलब बच्चों जो भी हो कहीं से तो उसको पैसा मिल रहा होगा ना, लेकिन सेवा तो दे रहा है ना, तो बच्चों को सेवा दे रहा है। ठीक है, अगर बात करें राकेश का, राकेश क्या एक टैक्सी ड्राइवर है, ये भी क्या करते हैं, अपने टैक्सी में लोगों को सेवा देते हैं, भले ही पैसा लेते हैं, लेकिन ये तो एक अलग बात हुआ ना कि यहाँ पर सेवा तो दे रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नरेश और जो राकेश है ये दोनों क्या है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि देखिए नरेश जो है ये शिक्षक बनकर और राकेश जो है ये टैक्सी ड्राइवर बनकर लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि नरेश और राकेश। बात क्लियर है। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वो रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। ठीक है, देखिए अगर आपको भी काम नहीं मिलता तो आप चले जाइए नरेगा में या फिर मनरेगा में, आप करा लीजिए रजिस्टर्ड, आपको 1 साल में 100 दिन का मतलब काम मिल जाएगा। अगर काम नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। यानी देखिए मनरेगा में क्या होता है कि 1 साल में यानी कि 1 वर्ष में आपको क्या किया जाएगा, 100 दिन का काम आपको मिलेगा। अगर सरकार काम नहीं दे पाता है तो आपको घर बैठे बैठे पैसा देगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर बात है कृषि क्षेत्र का। ठीक है, बात है कृषि का, और कृषि जो होता है वो हमारा मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे क्या होगा, क नंबर, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद को ही हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। बात क्लियर है। अब यहां से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान आप बोल सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर 4 बात बोला गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, एकदम बिल्कुल बात सही है। देखिए सत्ता की साझेदारी में क्या होता है, सभी लोग क्या होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इससे क्या होता है, मतलब जो भी लोग रहेंगे किसी को बेगानेपन का एहसास नहीं होगा, कभी भी देश के अंदर में गृहयुद्ध नहीं होगा, सभी मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, बिल्कुल बात सही है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, बिल्कुल बात सही है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। देखिए अगर सभी आदमी कोई भी मतलब धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, अगर सबको समान समान हक दिया जाएगा तो किसी को भी थोड़े ना मतलब बेगानेपन का एहसास होगा, कोई थोड़े ना किसी से गुस्सा आएगा। ठीक है, तो ये होता है सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ पर ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर ग है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य बात है, ये गलत बात है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के मतलब अगर सत्ता की साझेदारी के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये गलत बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। बात क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है, फ्रेंच, डच, स्पेनिश या फिर जर्मन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि स्पेनिश। आगे देखिए स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया। देखिए जब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तो उस टाइम किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, तो आप याद रखिएगा सिंहली भाषा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो जो श्रीलंका है वो कब आजाद हुआ था, तो 1948 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ।
क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। देखिए संघवाद का बात हो रहा है। एक्चुअली में संघवाद में क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या होता है, जिस देश में जो संघवाद सरकार होता है उसमें एक सरकार नहीं होता है बल्कि एक से अधिक सरकार काम करते हैं। जैसे कि राज्य स्तर का एक अलग सरकार हो गया, केंद्र स्तर का एक अलग सरकार होता है, एक स्थानीय सरकार भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही आपको बताना है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि एक विशेषता नहीं है, कौन सा विशेषता आपका नहीं है। तो देखिए अगर बात करें कि यहां सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, बिल्कुल बात सही है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ठीक है, आगे क्या है कि विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है और बोला जा रहा है कि संघवाद की एक विशेषता नहीं है, तो कौन वाला आपका नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, यानी विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात रहेगा इसका सही। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। देखिए भारत का अनुसूचित भाषा का बात हो रहा है, तो ये जो अरबी भाषा है ये क्या है, भारत के अनुसूचित भाषा के मतलब जो रूप में ये शामिल नहीं है, मतलब उसके लिस्ट में ये नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 की निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कौन आपका मैच नहीं कर रहा है। राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये सुमेलित नहीं है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते और मात्र 3 क्वेश्चन है। क्या है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन वाला सत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर घ, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो दबाव समूह है ना, ये राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, ये राजनीति में डायरेक्ट भाग नहीं लेते बल्कि इनडायरेक्ट लेते हैं। मतलब किसी भी क्या करते हैं, जैसे कोई भी मान के चलिए मुद्दा है, तो कोई भी मुद्दा पर क्या करेंगे, ये मतलब दबाव डालते हैं, किसी भी मुद्दे पे क्या करती है, दबाव डालते हैं। ये राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि राजनीतिक दल का बात होता है, तो जो राजनीतिक दल होते हैं ना, ये राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, डायरेक्ट रूप में भाग लेते हैं। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कौन वाला सुमेलित आपका नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ख है ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह ये आपका सुमेलित नहीं है। अगर आप इधर देखेंगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, बिल्कुल सही है। तृणमूल कांग्रेस क्या है, एक राजनीतिक दल है, सही है। श्रीलंका क्या एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, ये भी सही है। तो गलत कौन है, ये वाला आपका गलत है, जो सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ख ये सुमेलित आपका नहीं है, तो बस सही होगा आपका आंसर। और यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर आपको 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, और बहुत ही जल्द हर एक सेट का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, हर एक चीज का वीडियो मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।